संस्था के आदरणीय अध्यक्ष कैप्टन वैद्य जी, आदरणीय शैलेंद्र गारसे जी, आदरणीय सतीश जी, उपस्थित यहाँ मेरे सामने बैठे हुए सभी सज्जन वृंद, माता भगिनी और आभासी माध्यम से उपस्थित सभी सज्जन वृंद तथा छात्र छात्रा बंधु भगिनी, आज अपने स्वतंत्रता का 75वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है। हम जानते हैं ये स्वतंत्रता बहुत मेहनत, बहुत त्याग और बहुत बलिदानों के बाद मिली है। सिकंदर के आक्रमण के पूर्व से हमारे देश पर आक्रमणों का तांता लगा रहा, उसको पूर्ण विराम हमने 15 अगस्त 1947 के दिन अधिकृत रूप से दिया। इस लंबे कालावधि में देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत संघर्ष हुआ। जिस प्रकार से लड़ना पड़ा उस प्रकार से हम लड़ते रहे। किसी भी विदेशी आक्रमक का पहला कदम हमारी सीमा में पड़ता था, उस क्षण से संघर्ष शुरू हो जाते थे। आज के दिन उन सभी का स्मरण करने की आवश्यकता है। लड़ाई के रूप होते, आत्मशस्त्र लेके एक लड़ाई होती है, अपने विचारों को स्वतंत्र रखने के लिए वैचारिक लड़ाई होती है, कई प्रकार की लड़ाई होती है। इन सब लड़ाइयों को सामर्थ्य के साथ लड़ने वाले महापुरुष वीर, जिनके जीवन आज भी हमें प्रेरणा देते हैं, जो हमारे लिए अनुकरणीय है, ऐसे सबका स्मरण आज करना चाहिए। हमारी आज की स्वतंत्रता ये वो जो प्रयत्नों की श्रृंखला तब से शुरू हुई, उसका अंतिम परिणाम है। 15 अगस्त 1947 को हमको अपने राज्य की प्राप्ति हुई। जो राज्य विदेशियों के हाथ में था, वो राज्य हमारे हाथ में आ गया। हमको स्वराज्य मिल गया, हम स्वतंत्र बन गए। क्यों बन गए? हमको स्वातंत्र्य लाना है, इसलिए स्वतंत्र। तो अब हम समर्थ हो गए, अपना जीवन खुद चलाने के लिए हम मुक्त हो गए। लेकिन अपना जीवन चलाना, स्व के आधार पर चलाना, तो वो स्व क्या है? हम प्रतिवर्ष झंडा वंदन करते हैं, इस वर्ष भी किया। उस अपने राष्ट्र ध्वज की ओर हम देखेंगे तो हमको इसका भी बोध मिलेगा कि हमको करना क्या है। अभी वैद्य जी ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्त हुई, लेकिन उसको टिकाए रखने के लिए लोग, व्यक्तियों को योग्य बनना पड़ेगा। यो योग्यता क्या है? हमारा राष्ट्र ध्वज बताता है। उसमें शीर्ष स्थान पर केसरिया रंग है, भगवा रंग है, अपने देश का परंपरागत जाना पहचाना और सबने माना हुआ रंग, त्यागी व्यक्तियों के वस्त्रों का रंग, जो त्याग की प्रेरणा, प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रेरणा, कर्म की प्रेरणा देता है। और वो कहता है कि शीर्ष स्थान पर होने के नाते वो हमारा गंतव्य है, गोल है। हमको विश्व में ऐसी मानवता चाहिए जो तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, असतोमा सद्गमय, इस यात्रा को करती रहेगी। ये निरंतर चलने वाली यात्रा है। मनुष्य जीवन का वो लक्ष्य है। पशुओं के जैसा जन्म लेना, अपने प्राकृतिक जो प्रेरणाएं होती है उसके आधार पर भोग करना और एक दिन मर जाना, केवल इतना नहीं है। मनुष्य का जीवन एक परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उस यात्रा का ये वर्णन है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय।
ऐसा समाज हमको करना है, ऐसा हमको सारे विश्व को बनाना है। उसके लिए भारत को स्वतंत्र करना, ये हम करेंगे। और करते समय हम ध्यान में रखेंगे कि हमारा यह उद्देश्य जितना पवित्र है, जितना सत्य है, उतना ही हमारा प्रयास, उसका साधन, प्रयास करने के पीछे हमारी वृत्ति उतनी ही निर्मल, उतनी ही शुद्ध, उतनी ही सत्य रहेगी। उस सत्यता का, शुद्धता का, शील युक्तता का प्रतीक है सफेद रंग। और ये सब हमको करना है, लेकिन करने के लिए जो शक्ति चाहिए, वैभव संपन्नता चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, ये सारी बातें एक ही प्रकार से हमारे यहां देखी जाती है समग्रता में। हम लोग श्री सूक्त कहते हैं लक्ष्मी जी की पूजा में, तो उसमें सभी का वर्णन है। धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घम आयु। एक तरफ ये जो भौतिक जीवन के और अच्छे प्रकार है, वैभव है, जिनकी इच्छा प्रत्यय हर कोई करता है। धान्यम कहने के बाद प्राकृतिक संपत्ति का वो प्रतिनिधि है, केवल चावल गेहूं ऐसा उसका अर्थ नहीं। प्रकृति से मिलने वाली सारी संपत्ति, धनम यानी साधन सब प्रकार के, पशुम यानी जो हमको पर्यावरण मिला है, बायोडायवर्सिटी मिली है, वो सारी, उसकी कंटिन्यूटी, उसका सतत चलना, पशुम बहुपुत्र लाभम में हमने कहा है। और 100 साल की दीर्घ आयु, स्वस्थ आयु यानी अपनी स्वयं की क्षमता है। एक तरफ ये भौतिक वैभव हम मांगते हैं, दूसरी तरफ हम कहते हैं न क्रोधो न च मात्सर्यो न लोभो न शुभामति। ये हम कहते हैं, यानी अपने मन की, अपने शील की अमीरी के साथ साथ भौतिक अमीरी, इन दोनों को हम मांगते हैं। उसके बल पर मनुष्य जीवन में परम लक्ष्य प्राप्त करता है। उस समृद्धि का रंग हरा रंग है। और हम जो कुछ करेंगे उसका आधार क्या होगा, अधिष्ठान क्या होगा? तो बीच में धर्म चक्र है, 16 आरो वाला धम्म चक्र। हमारे जीवन का अधिष्ठान, सबके जीवन की अधिष्ठान करने वाला, प्रारंभ में, मध्य में, अंत में सबको आनंद देने वाला, आनंदमय रहने वाला, चराचर सृष्टि की धारणा जिसके कारण होती है, ऐसा जीवन का संतुलन, जीवन का अनुशासन, जिसको हमारे यहाँ धर्म कहा गया है, वह धर्म केंद्रित हमारे सारे प्रयास होंगे। ये हम झंडा वंदन करते उस समय हमको सोचना चाहिए। जीवन का लक्ष्य क्या है? तो ये तो सब जगह एक ही मान्यता है, सुख के लिए आदमी जीता है, दुख से दूर भागता है, सुख की ओर बढ़ता है। जितना सुखी उतना आनंदित। लेकिन भारत में हमारे मनीषियों ने जो अनुभव किया वो थोड़ा आगे का है। दुनिया वहां तक नहीं पहुंची, उसकी सोच में, करने में अधूरापन रह गया। हमारे यहाँ ये कहा कि भाई सुख एक तो बाहर नहीं है, वस्तुओं में नहीं है, पदार्थों में नहीं है, भोज्य पदार्थों में नहीं है, सुख आपके अंदर है। सुख दुख की अनुभूति आपके चित्त वृत्ति पर अवलंबित होती है, पदार्थों पर अवलंबित नहीं होती। थोड़े में भी आदमी सुखी रहता है, संतुष्ट रहता है, और लाखों की, करोड़ों की, अरबों की संपत्ति होने के बाद भी आदमी सुखी नहीं रहता। ये हम सुनते तो आए ही है तत्व के रूप में। परसों मुझे एक बहुत बड़े करोड़पति मिलने के लिए आए थे, उन्होंने ये बताया उनके जीवन में जो उन्होंने अनुभव किया, और ये सत्य बात है। मन का संतोष उस पर सब निर्भर करता है, और एक आदमी अकेला सुखी नहीं हो सकता। सब जब तक सुखी नहीं होते तब तक उसका सुख स्थिर नहीं रहता, वो दुखी बन सकता है।
बिल्कुल अपने नित्य का अनुभव है कि हम भोजन करने बैठे और सामने कोई भूखा आके खड़ा हो जाए तो हम अपना भोजन प्रारंभ नहीं कर सकते, उसको कुछ दे के विदा करते उसके बाद ही भोजन कर सकते हैं। नहीं देना है तो उसको हटाएंगे, उसी के बाद भोजन करेंगे। वो भी संभव नहीं है तो भी, और भोजन करना ही है, उसको देना नहीं है, ऐसे पत्थर हृदय हम है तो भी उसकी ओर पीठ करके ही हमको भोजन करना पड़ता है। मनुष्य है तो दूसरों के दुख को सहन नहीं कर सकता, उसके सुख में उसके कारण कमी आ जाती है। और इसलिए सुखी होना तभी संभव है जब सबके सुख का विचार करेंगे। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, इसको कहते धर्म। इसलिए हमारी जो दृष्टि है इस समृद्धि के प्राप्ति की, सबका मूल वही है ना। तो चाणक्य ने ये कहा सुखस्य मूलम धर्मम, सबका सुख, सबकी धारणा, दुनिया में संतुलन रहे, दुनिया में सबको मिलता रहे, सबकी उन्नति हो, ये जो धर्म है वो सुख का मूल है। और धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थ किस लिए? हमारे यहाँ अर्थ और काम दोनों का रिकॉग्निशन है। जैसे आज भी कई गलतफहमी है कि हमारे देश की परंपरा में सब कुछ आध्यात्मिक है, मटेरियल कुछ भी नहीं, भौतिक कुछ भी नहीं। ये गलत बात है। हमारे तो उपनिषदों का आदेश है कि जो आत्मा से संबंधित नहीं, ऐसे जड़ सृष्टि का अध्ययन करो, उसको अविद्या कहते। अविद्या को प्राप्त करके आप मृत्यु को पार करो, मृत्यु पर विजय करो। कोरोना आएगा तो भी मरेंगे नहीं, विज्ञान के कारण संभव है। वैक्सीन तैयार हो गया, वैक्सीन जितने लोगों का हो जाएगा मुक्त हो जाएंगे। ये विजय हमको अविद्या के कारण मिलती है, उसका अध्ययन उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया मृतम अश्नुते। लेकिन यहाँ दुनिया समाप्त नहीं होती, ये जहां से आता है वो मूल है, उसको पकड़ो, उसके लिए विद्या है। वो अगर तुम पकड़ लोगे तो अमरत्व को प्राप्त करोगे, शाश्वतता को प्राप्त करोगे। ये दोनों करने के लिए हमारे यहां बताया है, उपेक्षा नहीं है भौतिक जीवन की। और इसलिए धर्मस्य मूलम अर्थम। लेकिन हमारे यहां अर्थ काम अनियंत्रित नहीं है। जहां ये पूर्णता का ज्ञान नहीं, वहां लोग कहते हैं कि उसके बाद क्या, अर्थ काम मिल गए, भोगने को मिल गया, उसके साधन मिल गया, अब क्या, अब कुछ नहीं, मरते दम तक ये करो, जितना ज्यादा कर सकते करो, उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ नहीं। जीवन का प्रयोजन क्या है? कुछ प्रयोजन नहीं। हमारे पूर्वजों ने ये समझा ऐसा नहीं है। अनियंत्रित कामना का उपभोग, हमारे यहां उसका समर्थन नहीं। हमारे अर्थशास्त्र में न जातुः काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एव अभिवर्धते। भोग भोगने से भोगों की लालसा समाप्त नहीं होती, आग में घी डालने के जैसा ही और भड़काता है। और इसलिए तृप्ति चाहिए, संतोष चाहिए, सदा टिकने वाला, कभी फीका न पड़ने वाला सुख चाहिए। तो हमारे यहाँ कहा है अर्थस्य मूलम इंद्रिय निग्रह, संयम से चलो। इसलिए अर्थशास्त्र का, हमारे आर्थिक दृष्टि का हम विचार करते हुए, हमारे आर्थिक दृष्टि का लक्ष्य क्या है? सबका सुख। उसके लिए ये हमने मान्य किया है कि अर्थ ही साधन है। भौतिक कामनाओं की तृप्ति और सबके सुख का परम लक्ष्य, इसको प्राप्त करने के लिए, अपने अंदर के संतोष को प्राप्त करने के लिए बल चाहिए ही, और बल अर्थ से आता है। लोग, प्रतिज्ञा में हमने कहा देश और देश बांधव, इसको चाणक्य कहते हैं जनपदवती भूमि। इसका राष्ट्र बनता है और उसके और अंग होते हैं, राज्य, बल, दुर्ग, अमात्य, सुहृद और कोश। राज्य, बल, अमात्य, सुहृद और दुर्ग, ये सारे कोश पर अवलंबित है। और इसलिए अर्थ साधन ये आवश्यक है।
राजा को वार्ता, दंड, नीति, 3 प्रकार के शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान चाहिए। इन तीनों को मिलकर अर्थशास्त्र कहा जाता है। अर्थ साधन है, लेकिन वो अर्थ प्राप्त कैसे होगा? तो उपभोगवाद से नहीं होगा, कंज्यूमरिज्म से नहीं होगा। आज वो प्रचलित है, अधिक डिमांड बढ़ाओ, डिमांड बढ़ाओ, डिमांड बढ़ाओ, उसके लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहते हैं। और प्रचंड भोगवादी ऐसा जीना, यानी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमारे यहाँ उसको स्टैंडर्ड नहीं मानते। कितना कमाया ये स्टैंडर्ड नहीं है, कितना बांटा ये स्टैंडर्ड है। और इसलिए हमारे यहाँ कहा है कि हमारे अर्थशास्त्र का उद्देश्य सबका सुख, उसका अनुशासन है धर्म, अकेले का लाभ नहीं। सबके लाभ के लिए अकेले को दबाना ये भी नहीं, संतुलन है, मध्यम मार्ग है, धर्म है। धर्म के आधार पर अर्थ चलेगा, धर्म के अनुशासन में अर्थ चलेगा। और पहला तत्व उसका है संयम, संयमित उपभोग। ये शिक्षा, ये संस्कार, ये रहेगा। संयमित उपभोग रहेगा तो सृष्टि के साधनों का शोषण कम होगा। इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था मनुष्य का विकास एक तरफ करेगी, दूसरी तरफ पर्यावरण का विनाश कभी नहीं करेगी। क्योंकि संयम है तो हम दोहन करेंगे, शोषण नहीं करेंगे। और हम धर्म को मानते हैं, इसलिए हम अपने विकास में सबका विकास साधना चाहते। इसलिए हमेशा हमारे अर्थशास्त्र में प्राप्ति के उपाय जैसे बताएंगे, वैसे गिविंग बैक जिसको आजकल कहते हैं, जितना लिया उससे अधिक वापस देना। जीवने यावद आदानम स्यात् प्रदानम ततोधिकम, इसका भी विचार रहेगा, विचार है। दान और भोग, भोग संयमित करो, अतिरिक्त बचता है दान करो, सृष्टि को वापस दो, सृष्टि का दोहन करो, शोषण मत करो। ये हमारी आर्थिक दृष्टि बन जाती है उसके कारण। और इसलिए हमारी आर्थिक दृष्टि एक अनोखी दृष्टि है। आज के दुनिया को उसकी आवश्यकता प्रतीत हो रही, विशेषकर कोरोना एपिडेमिक के कारण सारी दुनिया ने जो अनुभव किया, उसमें आज की दुनिया की वो आवश्यकता है। उत्पादन हम बहुत करेंगे, जो हमको चाहिए वस्तुएं, पदार्थ, उनका उत्पादन भरपूर रहेगा, प्रचुर रहेगा, पर्याप्त रहेगा। अमुक एक बात की कमी है ऐसा नहीं होने देंगे। और इसका स्वाभाविक परिणाम यह है कि ऐसा जब होता है तो मूल्य वृद्धि के तरफ नहीं जाता, मूल्य घटते हैं, सस्ताई आ जाती है। हमारा अर्थशास्त्र ये सस्ताई का अर्थशास्त्र है। और सस्ताई होती तो जीवन जीने के लिए जो व्यय होता है, उसकी जो कीमत होती है, वो भी कम होती है। तो फिर स्पर्धा किस बात की रहेगी? वहां तो सर्वाइवल है, उसकी लड़ाई है, जो फिटेस्ट है बाय हुक और क्रूक वो जिएगा, उसको अधिकार है। जो बली है वो सबको दबाएगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, स्पर्धा, ज्यादा से ज्यादा स्पर्धा है। लेकिन स्पर्धा भी किस बात की है? किसके पास ज्यादा है उसकी नहीं है, किसका माल उत्कृष्ट है इसकी स्पर्धा रहेगी। क्योंकि अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है, तेरे पास केवल 500 रुपया है, ये स्पर्धा समाप्त हो जाती तो एक ही बात बचती है कि जो मेरे पास है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इसलिए उत्पादन की उत्कृष्टता बढ़ाने पर, आज की भाषा में कहेंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस पर हमारा जोर रहेगा। उसके आधार पर अपने उत्पादों को अधिकाधिक उत्तम करते जाना। और उत्पादन भरपूर रहेगा,
लेकिन मास प्रोडक्शन नहीं रहेगा, प्रोडक्शन बाय मासेस रहेगा। हमारा उत्पादन विकेंद्रित हो जाएगा। हम चाहते हैं, हमारी दृष्टि के आधार पर जब विचार करते हैं तो स्वरोजगार को सबल किया जाए, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सबल किया जाए, सहकार क्षेत्र को सबल किया जाए, कुटीर उद्योगों को बड़ा बनाया जाए। सारे उत्पादन के साधन अपने हाथ में केंद्रित करते हुए दुनिया भर से मुनाफा लूटने का अर्थशास्त्र हमारा नहीं है। बड़े उद्योग हमारे भी रहेंगे, एक्सपोर्ट हम भी करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, व्यापारिक संबंधों को हम भी आवश्यक मानते हैं, लेन देन हम भी समझते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो उत्पादन होगा वो गांव-गांव में होगा। आज की प्रचलित अर्थव्यवस्था में कितनी बड़ी स्टील फैक्ट्रियां हैं, कहीं कहीं है, अपने देश में भी, दुनिया भर में है। खेती की जमीन उसमें चली जाती है, अन्न उत्पादन कम होता है, लोहे का उत्पादन बढ़ता है, ठीक है, उसमें से धुआं निकलता है, कई प्रकार के पदार्थ निकलते, पोल्यूशन बढ़ता है, लोगों को अपना गांव छोड़ के वहां जाना पड़ता है, किसी का नियंत्रण नहीं रहता, तो अपराधी प्रवृत्तियां बढ़ती है। कई ऐसे उदाहरण हैं, हम जानते हैं, लेकिन विकास के लिए अपरिहार्य है, इसलिए चुपचाप चल रहे हैं उसमें। लेकिन हमारे यहाँ जो फौलाद बनता था, जिस क्वालिटी का फौलाद बनाना आज भी कठिन है, वो 32 लोगों की भट्टी रहती थी, 32 लोग उस पर काम करते थे। भट्टी उठाकर जिसके घर में लोहा आवश्यक है उसके आंगन में लोहा बना के देते थे। है, इसका मॉडल उपलब्ध है, उसके आधार पर लोहा आजकल बनता है। नागपुर में हमारे IIT में उन्होंने बना के दिखाया है, और 23 में से 17 पैरामीटर केवल उसी में संभव है, आज के विज्ञान में भी वो संभव नहीं होते, ऐसा उनका निष्कर्ष है। फौलाद हम भी बनाते थे, अच्छा फौलाद बनाते थे, आज भी लोहे के स्तंभ गड़े हैं जगह जगह, जो जंग नहीं खाए हजारों वर्षों से। अपने देश में 3-4 जगह है। वो फौलाद हमारे यहाँ बनाया, हमारे लोगों ने बनाया। कैसा बनाया? प्रोडक्शन बाय मासेस, मास प्रोडक्शन नहीं। इसलिए जितने ज्यादा लोग उत्पादक होंगे उतने ज्यादा लोग स्वनिर्भर होंगे, स्वतंत्र होंगे। देश की स्वतंत्रता, राष्ट्र की स्वतंत्रता, दुनिया में स्वतंत्रता और व्यक्ति की भी स्वतंत्रता। व्यक्तिवादी हम नहीं है, लेकिन व्यक्ति को दबाने वाले भी नहीं है। व्यक्ति निर्भर नहीं है अपने उत्पादन के लिए, ऐसा बनता है। इसलिए विकेंद्रित उत्पादन होगा, विकेंद्रित उत्पादन होगा, प्रचुरता में होगा, कीमतें कम रहेगी, लेकिन जो मूल्य मिलेगा वो लाभकारी मूल्य ही होगा। किसी भी सबब पर जो पदार्थ लगते हैं बनाने के लिए किसी चीज को, जो प्रक्रिया लगती है, श्रम लगता है, इन सबके मूल्य पर रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, अतिथि सत्कार, ये गृहस्थों के 6 कर्तव्य पूरा कर सके, कम से कम इतना। अधिक कभी कभी इच्छा होती है कुछ अच्छा देखने की, सुनने की, खाने की, तो उसको भी पूरा कर सके। पर्व त्योहार है, उसमें कुछ करना पड़ता है खर्चा, ऐसा मूल्य रहेगा हर चीज का। उत्पादन के खर्चे पर आधारित लाभकारी मूल्य, यह हमारी दृष्टि है। और ऐसे जब चलेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, सब होगा, लेकिन इसमें से जो संपत्ति उत्पन्न होती है उसका वितरण न्यायपूर्ण रहेगा। न्यायपूर्ण यानी क्या? तो कोई भी उत्पादन बनता है तो वो करने वाले घटक कौन से होते हैं? एक पूंजी लगाने वाले होते हैं, दूसरे अपना श्रम लगाने वाले होते हैं, उसमें जो सर्विसेज चाहिए, सेवा देने वाले लोग होते हैं, ग्राहक होता है स्वयं, उसकी मांग है इसलिए उत्पादन होता है, वो मांगेगा ही नहीं तो बनेगा ही नहीं।
और प्राकृतिक संसाधन या ऐसे कुछ पदार्थ जो मनुष्य भी बनाता है, ऐसे बातों का उपयोग होता है, तो वो जिनके पास है वो भी लोग होते हैं। और इसके साथ इन सबको सुरक्षित रखने वाला, प्रोत्साहन देने वाला राज्य होता है। इन सब घटकों के योगदान का उचित प्रतिफल उनको मिलना चाहिए। पूंजी के मुनाफे के लिए श्रम को दबाना नहीं, श्रम के खुशहाली के लिए पूंजी को कम लेखना नहीं, एक संतुलन साध के चलना। ये सारे घटक है, इन सबको मिलना चाहिए। और इसमें राज्य की भूमिका रहेगी, लेकिन राज्य स्वयं व्यापारी नहीं बनेगा, राज्य रेगुलेटर का काम करेगा। राज्य उद्योगों को पूछेगा कि भाई देश की दृष्टि से इस बात की आवश्यकता है, ये कौन बनाएगा, इसको बनाइए, डायरेक्शन देगा, आवाहन करेगा, ये चाहिए। राज्य उद्योगों को कठिन समय में आधार देगा। राज्य तरह तरह का उत्पादन करने के लिए उद्यमिता का प्रोत्साहक बनेगा, उसको प्रोत्साहन देने वाले अनेक योजनाएं, उपक्रम चलाएगा। और राज्य इन सब का संरक्षण करेगा। ये राज्य की भूमिका रहेगी। सब कुछ नेशनलाइज, ऐसा हम नहीं मानते, और नेशन का कोई संबंध नहीं, ऐसा भी हम नहीं मानते, क्योंकि इन सबके सहयोग से सब होता है। किसी एक तरफ ना झुकते हुए सबका उचित प्रतिफल सबको मिले, ऐसा न्याय्य वितरण मुनाफे का होगा। अर्थ परिवार परिवार भावना से चलेगा, और जनता में इस सारे संपत्ति के उत्पादन के बाद भोग संयमित रहेंगे, दान को प्रोत्साहन मिलेगा, ऐसी शिक्षा रहेगी, ऐसा वातावरण रहेगा, ऐसा घर में भी संस्कार रहेगा, घर में भी वातावरण रहेगा। अब ऐसा एक समय में तो बहुत आसान था, सरल था, उस समय तकनीकी नहीं थी, आज टेक्नोलॉजी आई है। हम कितना भी कहे उत्पादन विकेंद्रित, बड़े बड़े कारपोरेट्स तो उत्पादन केंद्रित करके और माल को डंप करेंगे, जिसके कारण स्वदेशी की खपत नहीं होगी, विदेशी की होगी, और उनके हाथ में अर्थतंत्र जाएगा। कभी भी माल को बंद करेंगे, भाव बढ़ाने के बाद ही खोलेंगे। तो फिर तकनीकी तो हमारे पास भी चाहिए, हमारा भी कुछ मास प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है, करना ही पड़ेगा। जमाना बदला है, रूप बदलेगा, परंतु हमारे सारे छोटे उद्योग, हमारे सारे कुटीर उद्योग, हमारे छोटे छोटे स्वरोजगार कमाने वाले, ये सब मिलके बड़े उद्योगों की सहायता करेंगे। उसके आधार पर बड़े उद्योग चलेंगे, देश के लिए चलेंगे। और इन बड़े उद्योगों में तकनीकी तो आएगी, तो हम तकनीकी लेंगे, जैसी चाहे हमको वैसे लेंगे, हमारी शर्तों पर लेंगे, और हमारे यहां उसको अनुकूल बना के लेंगे। तो हम तकनीकी के विरोधी नहीं, हमारी दृष्टि कभी ऐसी नहीं रही। हमारे यहां भी यंत्र रहे, दूर दूर खगोलों का अध्ययन करना हमने भी सीखा है पहले से। टेक्नोलॉजी में फर्क हो सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी को नकारा नहीं है हमने टेक्नोलॉजी को हमारे हिसाब से एडॉप्ट किया है। टेक्नोलॉजी अपने साथ कुछ आदतें भी लाती है, वो आदतें न बिगड़े हमारे समाज की, इसलिए हमको क्या करना है हम तय करेंगे। अपनी शर्तों पर, अपने एडाप्टेशन के साथ टेक्नोलॉजी का स्वीकार हम करेंगे, और हमारी सारी व्यवस्था मनुष्य केंद्रित रहेगी, धन केंद्रित नहीं रहेगी, मुनाफा केंद्रित नहीं रहेगी, तकनीकी केंद्रित नहीं रहेगी। सारी दुनिया अब आजकल ऐसा सोच रही, पहले ऐसा सोचती थी। लव मीन्स मैनेजमेंट, मनुष्यों का उपयोग कर लो और साधन बढ़ाओ। आजकल उन सारे शास्त्रों में दूसरा पढ़ाना शुरू हो गया है,
लव मेन मैनेज मीन्स। साधन आज नहीं कल फिर से ला सकते हैं। मनुष्य अगर खो गया तो फिर से नहीं मिलेगा। इसलिए मनुष्य को हमारी आर्थिक दृष्टि मनुष्य केंद्रित है, धर्म के आधार पर चलती है, सबके उन्नति के लिए चलती है, और वह स्वनिर्भर है। आत्मनिर्भर कहा जाता ना, मैं स्वनिर्भर कहता हूं। हमारा इतना बड़ा समाज है, दुनिया में आर्थिक दृष्टि से इतने उत्पात हुए पिछले 30 सालों में, हमारा देश सबसे कम अप्रभावित रहा। कारण क्या है? आज भी हमारे यहाँ समाज की इकाई कुटुंब है। वो सामाजिक इकाई है, वैसे अपने देश में वो आर्थिक इकाई भी है। हमारे यहाँ मनुष्य इकाई नहीं है, व्यक्ति इकाई नहीं है। एक मनुष्य, एक व्यक्ति इकाई नहीं है, कुटुंब इकाई है। मनुष्य का कुटुंब के संदर्भ में विचार होता है। मैं पुरानी आदतों में नाम बताओ कहने के बाद अपना नाम, पिताजी का नाम और कुल नाम तीनों बताने पड़ते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का कोई मतलब नहीं है ना, उसके ये सारे परिवेश है, उसका कुटुंब, उसका कुल। वो हमारी आर्थिक इकाई है, वो आज भी चल रही है। और दूसरी बात है कि हम बचत करते हैं, इसके कारण हम पर परिणाम नहीं हुए। तो वह कुटुंब एक इकोनॉमिक यूनिट फिर से बने, स्वचालित, स्वनिर्भर, स्वावलंबी। ऐसी अगर व्यवस्था रहे तो फिर रोजगार की समस्या नहीं होगी, सबको काम मिलेगा, अपने अपने स्थान पर काम मिलेगा। अपने मेहनत से कुशलता अर्जित करके मैं अपना जीवन चला सकता हूं, ये अवसर, ये आत्मविश्वास सबके पास रहेगा। हमारी अर्थव्यवस्था रोजगार बढ़ाने वाली होगी, कम करने वाली नहीं होगी। और हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी होने के नाते बहुत बड़ी ऊर्जा खाने वाली योजनाएं हमारे यहां नहीं होगी। वो पर्यावरण को भी खराब करती है, प्रकृति के उत्पाद भी उसके कारण हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। कम ऊर्जा खाने वाली हमारी आर्थिक दृष्टि है। छोटी छोटी योजनाएं, छोटे छोटे प्रकल्पों में से विकेंद्रित उत्पादन के आधार पर बढ़ाने वाले हम हैं। और इसलिए ऐसा विचार करके हम आगे बढ़ेंगे तो स्वनिर्भरता प्राप्त होगी। आखिर इन सारे में हम स्वदेशी का विचार करेंगे। स्वतंत्र देश को स्वनिर्भर होना है। जितना स्वनिर्भर होंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। आर्थिक सुरक्षा पर बाकी सारी सुरक्षाएं निर्भर है, और सुरक्षा इसी में है। अब बहुत सारा हम इंटरनेट का उपयोग करते, तकनीकी का उपयोग करते हैं। हमारे देश में उसकी मूल टेक्नोलॉजी नहीं है, वो बाहर से आती है। तो हम कितना भी चाइना के बारे में चिल्लाएंगे समाज के नाते और बहिष्कार करेंगे चाइनीज माल का वगैरह, लेकिन आपके मोबाइल में जो कुछ है वो कहाँ से आता है? तो चाइना पर निर्भरता बढ़ी तो चाइना के आगे झुकना पड़ेगा। स्वदेशी का मतलब है सबको छोड़ देना दुनिया में, ऐसा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रहेगा, लेना देना रहेगा, लेकिन शर्त अपनी रहेगी। मन मर्जी हमारी चलेगी, हमारी मर्जी के विरुद्ध कोई दबा नहीं सकेगा हमें। उसके लिए स्वावलंबी होना है, स्वावलंबन। और स्वावलंबन से हमारे रोजगार बनते हैं, नहीं तो हमारे रोजगार चले जाते हैं। रोजगार जाने से भूख उत्पन्न होती है, हिंसा होती है। तो स्वदेशी का मतलब क्या है? स्वावलंबन और अहिंसा, ऐसा विनोबा जी कहते थे। जो मेरे घर में बन सकता है उसके लिए बाजार में नहीं जाना। पहले पापड़ अचार वगैरह घर में बनते थे, आजकल अब समय नहीं रहा तो बाजार से लाने पड़ते। ठीक है, घर में नहीं बनता, लाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो हमारे शहर के बाजार में, गांव के बाजार में मिलता है, उसके लिए बाहर गांव से नहीं लाएंगे। जो हमारे जिले में बनता है बाहर के जिले का नहीं लाएंगे।
5 किलोमीटर पर राज्य की सीमा है, उधर पेट्रोल सस्ता है, इसलिए वहां से नहीं ले आएंगे, उदाहरणार्थ। तो जो देश में बनता है वही उपयोग करेंगे, और देश में बनता ही नहीं लेकिन जीवन आवश्यक है तो बाहर से लेंगे। लेकिन बाहर से लेते समय वो बनाने की विधा भी, तकनीकी भी हमको मिले, इसकी दृष्टि रखेंगे, और जो लेना है वो अपनी शर्तों पर लेंगे। जीवन आवश्यक नहीं है तो उसके बिना भी काम चलाएंगे, और नहीं चलता है, आवश्यक है, तो फिर अपनी शर्तों पर लेंगे। ये स्वदेशी है। उस स्वदेशी पर आधारित, स्व के दृष्टि पर आधारित ऐसी अर्थव्यवस्था को हमको लाना पड़ेगा। आज नहीं है। ये कई बातें मैं बोल रहा हूं, हो सकता है कि अब ये कैसे होगा भाई, ऐसा लगता है आपको, लेकिन असंभव नहीं है। धीरे धीरे नीतियों में एक एक कदम आगे डालते हुए समाज, शासन, प्रशासन और आर्थिक जगत के सभी लोग एक मन होकर अगर आगे बढ़ेंगे तो ये असंभव नहीं है। और असंभव तो है ही नहीं, आज की दुनिया को ये आवश्यक लग रहा है। विकास का पर्यावरण से झगड़ा कैसे शमित हो, दुनिया विचार कर रही। बड़े बड़े आर्थिक निकष, जीडीपी आदि लगाकर इकोनॉमिक्स एक तैयार किया, चला, उसका परिणाम क्या हो रहा है? गरीब और अमीर बीच की खाई बढ़ रही है, बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है, पर्यावरण की हानि हो रही है। इसलिए फ्रांस में सार्कोजी प्राइम मिनिस्टर जब थे, उन्होंने एक कमेटी अपॉइंट की कि ये सारे मानक हमारे गलत सिद्ध हो गए, सारा विचार मूल में से करना पड़ेगा, इसलिए एक कमेटी गठित की। हमारे नोबेल पारितोषिक विजेता अर्थशास्त्री वो भी गए थे उस कमेटी में। तो सारी दुनिया ही आज विचार कर रही है कि यहां तक चले, इतने प्रयोग हुए, हम लड़खड़ा रहे अभी भी, तो कुछ मूल में गलत है, हमको वापस लौटना पड़ेगा। किसके पास है? दुनिया के पास दो ही रास्ते, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म। तीसरा कोई वे है क्या? है, हमारा रास्ता है। उसको काल सुसंगत रूप में खड़ा करते हुए हम उसको इस देश में लाए, इस देश में एक उदाहरण खड़ा करें, उस उदाहरण को देखकर उसके आधार पर अपने अपने देश का मॉडल बाकी देश बनाए। हम अगर उदाहरण करते हैं तो ये जरूर होगा, लेकिन दुनिया यही राह देख रही है कि भारत कब खड़ा होता है, कैसे खड़ा होता है। हमको नकल करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास हजारों वर्षों के अनुभव की कसौटी पर खरा उतरा आर्थिक विचार है। वो समग्र है, एकात्म है, वो अधूरापन उसमें नहीं है। हमको अपने उद्यम से आज के समय में जो सुसंगत रूप उसका आ सकता है उसको स्थापित करना है। इसलिए उसको समझना आवश्यक है। वो समझने का प्रारंभ आपके चिंतन में हो, इसलिए आज मुझे विषय ये रखना था, मैंने आपके सामने रखा है, क्योंकि ये जो सर्वांगीण समृद्धि आती है जनपदवती भूमि के, यानी राष्ट्र के दुर्ग, अमात्य, बल, सुहृद, अंतर्राष्ट्रीय जगत के मित्र और राज्य, ये सब जिससे बलशाली होता है, वह कोश उतना ही बलशाली करने की आवश्यकता आज प्रतीत होती है। और उसकी जो विधा हम अपनी दृष्टि से सोचते हैं, उसकी आज सारी दुनिया को भी आवश्यकता है। इसलिए उसका चिंतन आपका बढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे मन में लगा। और स्वतंत्रता दिवस 75वां वर्ष हमने प्रारंभ किया, तो आज हम ये संकल्प लेके अपने चिंतन को और उसके अनुसार प्रयोगों को प्रारंभ कर सकते हैं कि हमने स्वराज्य पा लिया, उत्तरोत्तर हमको स्वतंत्र पूर्ण स्वतंत्र होना है, और संपूर्ण विश्व में भी ये जो आर्थिक चंगुल चलते हैं तथाकथित महाशक्तियों से, उस विश्व को भी उन चंगुलों से मुक्त करके सच्चे अर्थ में स्वतंत्र बनाने का उत्तरदायित्व भारत का है। उस दृष्टि से आपके प्रयोग, आपका चिंतन आगे चल पड़े, ये एक उद्देश्य मन में रखकर मैंने इस विषय को रखा है। थोड़ा कठिन हो गया, लेकिन इलाज नहीं, जो है वो मैंने बताया, आपने सुन लिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ और आपको नमस्कार करता हुआ अपना भाषण समाप्त करता हूँ।
धन्यवाद सर. जे विद्यार्थी मित्र यूट्यूबवरनं हा कार्यक्रम पाहत आहेत त्यांना मला एवढंच सांगायचं आहे की मित्रांनो, अनेक पद्धतीने आणि अनेक क्रांतिकारकांच्या बलिदानाने हे स्वातंत्र्य आपण मिळवले आहे. आपल्या पूर्वजांनी मिळविलेले हे स्वातंत्र्य टिकवण्याचे काम हे आपल्याला करायचे आहे. सर, आपण आम्हाला मार्गदर्शन केल्याबद्दल धन्यवाद. स्नेह, आपुलकी, आपलेपणा यातून ऋणानुबंध वाढत जाऊन ते दृढ होण्याचा संकेत देणारा शब्द म्हणजे आभार. स्नेह आहेच, तो वृद्धिंगत व्हावा हे सांगण्यासाठी आभाराचे भाषण करण्याची विनंती मी आमच्या संस्थेचे मानद सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री शैलेंद्र घारसे सरांना करते. Namaskar. At the outset, on behalf of IES and personally myself, many thanks to Param Pujya Dr. Mohanji Bhagwat, Sir Sanghachalak RSS, for gracing this event of commencement of independent Bharat's 75th year of independence. His eloquent address was indeed very enriching and very thought-provoking. Many thanks. Many thanks to all RSS Swayam Sevaks who have helped organize this event. I would also like to thank each and every person present here for adding grace to this occasion. There are persons of eminence and prominence in public life who are here. Many thanks to each one of you. Many thanks to the press and media for their coverage for this event, and to the police and MCGM teams for their immense help for this event. This event was possible due to the tireless efforts of Shri Satish Nayak, IES Kala Vikas Mandal, RGH team, auditorium support staff over the last few days. Special thanks to Arishirwad decorators, Satish caterers, the housekeeping agency staff, the security agency staff, Messrs. Akshay Creations who have provided the link for live coverage, the photographers and all others who have helped in this event. In the end, I am taking this opportunity to thank an Indian ethos which has emerged in the last 18 months, the frontline COVID warriors of Bharat. As always, leading from the front in the face of this huge crisis have been the RSS Swayam Sevaks all over Bharat. The silent workers. Have seen them with my own eyes working tirelessly and selflessly even in our Matunga Nagar. My heartfelt gratitude and pranam to each one of the frontline COVID warriors. Many thanks once again. Jai Hind, Jai Maharashtra, and as Vaidya sir always says, Jai IES. Thank you. Thank you, sir. वेद मंत्राहून आम्हा वंदे वंदे मातरम. भारत मातेसाठी कोणी कसं किती करावं यावर बंधन नाहीच. देशात सारं सुरळीत व्हावं, शांतता समृद्धी नांदावी म्हणून पुन्हा एकदा वंदे मातरमचा जयघोष भारतवर्षात घुमू लागेल. वंदे मातरमने सभागृहातील आणि व्यासपीठावरील कार्यक्रमाची सांगता होत आहे. सर्वांनी जागेवरच उभं राहावं ही विनंती. वंदे मातरम सादर करतील संस्थेच्या मुलुंड शाळेतील प्राथमिक विभागाच्या शिक्षिका श्रीमती मानसी शिरदनकर यांना हार्मोनियमवर साथ देत आहेत श्रीमती वर्षा सोमण. वंदे मातरम नंतर आपण आसनस्थ व्हावं हे एक नम्र निवेदन आपल्याला आहे. सुफलां
मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटिकोटिकण्ठ कलकलनिनादकराले कोटिकोटिभुजे द्रुत खरकरवाले केवले मां तुमि अबले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरम् तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदय तुमि मर्म त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तोमारै प्रतिमा गणि मंदिरे मंदिरे मातरं वन्दे मातरम् त्वं दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदलविहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। थैंक यू। पाहुण्यांनी व्यासपीठावरून गेल्याशिवाय कोणीही जागा सोडू नये हे नम्र निवेदन.